वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 7.4 प्रॉब्लम सॉल्विंग विद प्रोपोर्शनल रीजनिंग। चलिए प्रोपोर्शनल रीजनिंग का यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1, आर द रेशियोज 3:4 एंड 72:96 प्रोपोर्शनल। तो आपको बताना है कि ये और ये जो रेशियोज है क्या ये प्रोपोर्शनल है। लास्ट वीडियो में इसको चेक करने का दो मेथड मैंने आपको बताया है। एक मेथड तो ये कि अगर कोई नंबर हमको ऐसा मिल जाए जिसको 3 और 4 दोनों से मल्टीप्लाई करें और हमको 72:96 मिल जाए तो फिर ये दोनों जो रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो दोनों रेशियोज में से किसी एक टर्म को हम उठा लेंगे, यानी दोनों रेशियोज का चाहे तो हम फर्स्ट टर्म ले लें या दोनों का ही सेकेंड टर्म ले लें और देख लें कि कैसे ये दोनों इक्वल आ सकता है। जैसे अगर दोनों रेशियोज का हम फर्स्ट टर्म उठा लें तो क्वेश्चन ये है कि 3 में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमको 72 मिल जाए। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो जो नंबर हमको चाहिए वो क्या हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 24, यानी अगर 3 में हम 24 को मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम ये चेक कर लेंगे कि अगर हम 4 में 24 मल्टीप्लाई करें तो क्या 96 आएगा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा हाँ आएगा। तो मतलब 24 वो ऐसा नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करके 72, 4 से मल्टीप्लाई करके 96 मिल जाएगा। मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई करके एक रेशियो में दूसरा रेशियो हमको मिल रहा है, तो ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शनल है। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड हमने क्या सीखा था कि दोनों रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होता है? जब दोनों टर्म का जो HCF है वो 1 हो, यानी ऐसा कोई भी नंबर ना हो 1 के अलावा जो दोनों टर्म को डिवाइड कर दे। अब आप ये बताओ, ये जो 3:4 है क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म में है, क्योंकि 3 और 4 का जो HCF है वो 1 होता है। कोई ऐसा नंबर नहीं जो 3 और 4 दोनों को डिवाइड कर दे, तो ये तो लोएस्ट फॉर्म में है। लेकिन 72:96 क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? नहीं। बहुत सारे नंबर्स हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जैसे 2 72 को भी डिवाइड कर देगा, 96 को भी डिवाइड कर देगा। तो मतलब ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, या हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको हम सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये सारा चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों टर्म का हम HCF निकालेंगे, फिर उस HCF से दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे। HCF निकालने का एक मेथड हम ऊपर के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। चलो एक और मेथड से मैं आपको HCF निकालना बताता हूँ। एक बार में ही हम HCF निकाल लेंगे। हमको 72 और 96 का HCF निकालना है ना, तो कॉमा लगा के इन दोनों को लिख दिया। अब ऐसा नंबर हम चूज करेंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। क्या 2 डिवाइड कर देगा? बिल्कुल। 72 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 36, 96 को डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा 48। क्या अगेन 2 से डिविजिबल होगा दोनों ही नंबर? यस। 2 18 36, ये 24। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 9 18, 2 12 24। क्या फिर से 2 से डिविजिबल होगा? तो नहीं, यहाँ पर 9 डिविजिबल नहीं है। हमको ऐसे नंबर चूज करने हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो 2 12 को तो डिवाइड कर देगा, लेकिन 9 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो हम 2 नहीं ले सकते। क्या 3? हाँ, 3 9 को भी डिवाइड कर देगा, 12 को भी डिवाइड कर देगा। तो अब हम 3 को लेंगे। 3 3 9, 3 4 12। क्या फिर से 3 से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि 3 से 3 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से 4 डिवाइड नहीं होगा। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, क्योंकि 3 और 4 ये को प्राइम्स हैं, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो बस जहां पर ऐसा हो जाए कि अब फर्दर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वहीं हमको रुक जाना है। अभी लेफ्ट साइड जो नंबर्स मिले हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो आया 24, यानी HCF है हमारा 24। अब इसी 24 से हम दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे, यानी 72 डिवाइडेड बाई 24। तो 12 2 24, 12 6 72, 2 1 2, 2 3 6। तो डिवाइड करके आ गया 3। ठीक इसी तरह से 96 को भी 24 से डिवाइड कर लेंगे। 12 2 24, 12 8 96, 2 1 2, 2 4 8। तो यहाँ से आ गया 4। तो 72 को 24 से डिवाइड किया तो आया 3, 96 को 24 से डिवाइड किया तो आया 4। तो हमारा रेशियो क्या बन गया? 3:4, यानी जो पहले 72:96 था वो अब बन गया 3:4। अब ये तो वही रेशियो है ना जो पहला वाला रेशियो हमको दिया है, तो दोनों रेशियो सेम आ गए। इसका मतलब ये दोनों रेशियोज कैसे हैं? प्रोपोर्शनल है। यही चीज़ यहाँ पर आपको करके दिखाया है। 3:4 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हम क्या करेंगे, 72:96 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। उसके लिए हमको दोनों ही टर्म को डिवाइड करना होगा उनके HCF से। अब HCF क्या होगा? 72 और 96 का हमने निकाला 24, दोनों को 24 से डिवाइड कर दिया, आ गया 3:4। अब क्योंकि दोनों जो रेशियोज हैं अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में वो सेम है, इसीलिए ये रेशियोज प्रोपोर्शनल है। एग्जाम्पल 2,
केसांग वांटेड टू मेक लेमोनेड फॉर अ सेलिब्रेशन। केसांग को लेमोनेड बनाना है, नींबू पानी बनाना है सेलिब्रेशन के लिए। उसने 6 ग्लासेस लेमोनेड के एक बर्तन में बनाए और उसमें 10 स्पून शुगर का ऐड कर दिया उस ड्रिंक में। हर फादर एक्सपेक्टेड मोर पीपल टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन। उसके फादर को लगा कि यार और लोग सेलिब्रेशन में आ जाएंगे, ये जो 6 ग्लास आप बना रहे हो ये कम लग रहा है। तो उन्होंने केसांग से कहा कि 18 ग्लासेस और बना लो लेमोनेड के। टू मेक द लेमोनेड विद द सेम स्वीटनेस हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर शुड शी ऐड। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो 18 ग्लास और लेमोनेड बनाएगी, अगर उसकी जो स्वीटनेस है वो वैसे ही हो जैसे उसने 6 ग्लास की बनाई थी, तो 18 ग्लास बनाने के लिए उसको कितनी शुगर ऐड करनी होगी। टू मेंटेन द सेम स्वीटनेस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ लेमोनेड टू द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ शुगर शुड बी प्रपोर्शनल। सेम स्वीटनेस मेंटेन रखने के लिए, यानी मिठास कम ज़्यादा ना हो, जितना मीठा वो 6 ग्लास वाला लेमोनेड जो बनाया था पहले उसने, उतना ही मीठा ये नया जो 18 ग्लास बना रही है वो हो। तो उसके लिए क्या करना होगा। अब देखो, ग्लास ऑफ लेमोनेड में हम शुगर को ऐड कर रहे हैं, तो अगर नंबर ऑफ ग्लासेस को इंक्रीज किया जा रहा है तो उसी के प्रपोर्शन में शुगर के अमाउंट को भी इंक्रीज करना होगा, यानी सेम फैक्टर से, तभी मिठास उतनी रहेगी। क्योंकि मिठास कौन डिसाइड करेगा, शुगर, कि शुगर कम है कि ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ग्लासेस। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि अगर स्वीटनेस सेम रखनी है तो जो रेशियो है किसका, नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ लेमोनेड टू द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ शुगर, ये प्रपोर्शनल होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में उसने 6 ग्लास लेमोनेड बनाया, उसमें उसने 10 स्पून शुगर का ऐड किया, तो जो ग्लास और शुगर का रेशियो है वो ये आ गया। अब वो जब 18 ग्लासेस लेमोनेड का बनाएगी तो उसमें कितना शुगर उसको ऐड करना होगा कि ये दोनों जो रेशियोज हैं वो प्रपोर्शनल आ जाएं। फॉर 6 ग्लासेस ऑफ लेमोनेड शी एडेड 10 स्पून ऑफ शुगर। द रेशियो ऑफ ग्लासेस ऑफ लेमोनेड टू स्पून ऑफ शुगर क्या आ जाएगी, मैंने आपको बताया 6:10। इफ शी नीड्स टू मेक 18 मोर ग्लासेस ऑफ लेमोनेड हाउ मेनी स्पून ऑफ शुगर शुड शी यूज। अगर 18 ग्लासेस और बनाने हैं लेमोनेड के तो कितना स्पून शुगर का उसको यूज करना होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम ऐसे मॉडल कर सकते हैं कि हमको ये रेशियो दिया हुआ है, यानी 6 ग्लास लेमोनेड में 10 स्पून शुगर पड़ेगा। अब उसी के प्रोपोर्शनल हमको दूसरा रेशियो भी चाहिए जहां पर नंबर ऑफ ग्लासेस है 18, तो शुगर कितना होगा। अब यहां पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ ग्लासेस कितना इंक्रीज हुए हैं। 6 से 18 कैसे बना होगा, क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है 3 मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो अगर 6 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 18 आ गया, तो 10 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो नया जो रेशियो है वो बन जाएगा 18:30, यानी 18 ग्लास अगर लेमोनेड बनाना है तो उसमें 30 स्पून शुगर का ऐड होगा। अब यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि हम जानते हैं कि हर टर्म जो है रेशियो में उसको चेंज होना होगा सेम फैक्टर से, अगर रेशियो प्रोपोर्शनल है तो यहाँ से हमको 3 मिल जाएगा। तो एक टर्म को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया, तो दूसरा वाला जो टर्म है उसको भी सेम फैक्टर से चेंज करना होगा। तो जब 10 को हम 3 के फैक्टर से इंक्रीज करेंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 30 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 6:10 इज प्रोपोर्शनल टू 18:30। तो उसको 30 स्पून शुगर का यूज़ करना होगा 18 ग्लास लेमोनेड बनाने के लिए विथ सेम स्वीटनेस एज अर्लियर। एग्जाम्पल 3, नितिन एंड हरी वर कंस्ट्रक्टिंग अ कंपाउंड वॉल अराउंड दियर हाउस। तो नितिन और हरी एक कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने घर के चारों तरफ। नितिन वॉज बिल्डिंग द लॉन्गर साइड 60 फीट इन लेंथ एंड हरी वॉज बिल्डिंग द शॉर्टर साइड 40 फीट इन लेंथ। तो जो नितिन है वो लंबी वाली साइड को कंस्ट्रक्ट कर रहा है वॉल की, मतलब जो लंबी वाली दीवार है वो बना रहा है, उसकी लेंथ भी दी है 60 फीट। और जो हरी है वो शॉर्टर वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, छोटी वाली वॉल बना रहा है, उसकी भी लेंथ आपको दी है 40 फीट। नितिन यूज 3 बैग्स ऑफ सीमेंट बट हरी यूज ओनली 2 बैग्स ऑफ सीमेंट। अब नितिन ने जो वॉल बनाई है 60 फीट वाली, उसमें उसने 3 बैग सीमेंट का यूज़ किया है, लेकिन हरी ने सिर्फ 2 बैग्स सीमेंट का यूज़ किया है। अब नितिन को इस बात की चिंता है कि हरी ने जो वॉल बनाई है क्या वो उतनी ही स्ट्रांग होगी जितना कि उसने बनाई है, क्योंकि हरी ने कम सीमेंट का यूज़ किया है। भाई नितिन ने 3 बैग सीमेंट यूज़ किया, हरी ने सिर्फ 2 ही बैग सीमेंट का यूज़ किया। तो नितिन को इस बात की चिंता है कि हरी ने सिर्फ 2 ही बैग सीमेंट का यूज़ किया है, तो जो वॉल उसने बनाई है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। अब आपको ये बताना है कि नितिन ये जो सोच रहा है क्या वो सही सोच रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को एनालाइज करो तो आपको ये बात समझ में आएगी, क्या ठीक है नितिन ने 3 बैग का यूज़ किया, हरी ने 2 बैग का यूज़ किया, लेकिन आप ये भी तो देखो नितिन ने जो वॉल बनाई है वो लंबी है, वो 60 फीट की है, और हरी ने छोटी वॉल बनाई वो 40 फीट की है। तो अगर सीमेंट का अमाउंट कम हुआ है तो वॉल की लेंथ भी तो कम है, यानी दोनों क्वांटिटी में चेंज आया है, वॉल की लेंथ और सीमेंट के अमाउंट में। अब यहाँ पर हो गई ये कि वॉल की लेंथ और सीमेंट का अमाउंट अगर सेम फैक्टर से चेंज हो रहे हैं तब तो हरी की जो वॉल है वो उतनी ही स्ट्रांग होगी जितनी नितिन की है, अदरवाइज नहीं। तो ये काम कैसे होगा, रेशियो निकाल के।
तो दो रेशियोज निकलेंगे, एक नितिन के केस वाला, एक हरी के केस वाला। अच्छा, रेशियो किसका निकलेगा? तो ये फाइंड आउट करना बिल्कुल सिंपल है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको रेशियो बनाना है तो उस क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए हैं उसी को जस्ट देख लो। जैसे आप क्वेश्चन में देख सकते हो 60 फीट, यहाँ पर 40 फीट, यहाँ पर 3 बैग्स, यहाँ पर 2 बैग्स। तो दो क्वांटिटीज हमारे पास है, एक तो वॉल की लेंथ जो कि 60 फीट है या 40 फीट है, दूसरा सीमेंट का अमाउंट। एक केस में 3 बैग है, दूसरे केस में 2 बैग्स है। तो मतलब रेशियो किसका बनेगा? वॉल की लेंथ और सीमेंट के अमाउंट का। तो ऐसे दो रेशियो बनेंगे, एक नितिन वाला, एक हरी वाला। अब इन दोनों रेशियो को हम कंपेयर कर लेंगे कि क्या ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनल है तो उसका जो इफेक्ट है वो सेम होता है। तो अगर रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनका इफेक्ट सेम होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसी भी क्वेश्चन में अगर सेम इफेक्ट की बात हो, जैसे अभी सेकंड वाला क्वेश्चन हमने देखा कि उतनी ही स्वीटनेस हमको चाहिए, मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी की बात हो रही है, तो क्वेश्चन में आपको ये भी समझना है कि पूछ क्या रहा है, क्या करना होगा यहाँ। अभी तो चलो आप प्रोपोर्शनल वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो समझ में आ रहा है यहाँ पर यही काम करना होगा, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा और भी चैप्टर्स होंगे तो पता चला आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि यार कहाँ से ये क्वेश्चन आया है, इसमें करना क्या होगा। तो अगर सेम इफेक्ट की बात हो तो मतलब वहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हम चेक करेंगे। अगर प्रोपोर्शनल है तो इफेक्ट सेम होगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन में सेम स्वीटनेस मिली, यहाँ पर उतनी ही स्ट्रेंथ हमको चाहिए, यानी सेम स्ट्रेंथ। तो मतलब दोनों रेशियो निकालेंगे, देख लेंगे क्या प्रोपोर्शनल है कि नहीं। प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेंथ सेम रहेगी। तो यहाँ पर हम रेशियो किसका निकालेंगे? लेंथ ऑफ वॉल इज टू बैग्स ऑफ सीमेंट। तो एक रेशियो बनेगा नितिन के केस का, जहाँ पर नितिन 60 फीट लॉन्ग वॉल बना रहा है, बैग ऑफ सीमेंट कितना यूज़ कर रहा है? 3। दूसरा हरी का है, हरी 40 फीट वॉल बना रहा है और वो 2 बैग सीमेंट का यूज़ कर रहा है। अब इन दोनों रेशियोज़ को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। तो 60:3 की बात कर लें तो 60 और 3 दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो दोनों को 3 से डिवाइड कर लो, यानी लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे। ऐसे भी समझ सकते हो 60/3, तो 60 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 = 6 और 0 यानी 20 आ जाएगा, 20:1। इसी तरह हरी की बात कर ले तो 40:2, यानी 40 और 2 दोनों 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर लो तो आ जाएगा 20:1। तो यहाँ देख सकते हो दोनों जो रेशियो वो सेम आ रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज़ यहाँ लिखी है। नितिन और हरी के केस में हम कंपेयर करेंगे रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वॉल टू द बैग्स ऑफ सीमेंट यूज्ड बाय ईच ऑफ देम एंड सी वेदर दे आर प्रोपोर्शनल। तो रेशियो नितिन केस क्या आएगा? 60:3, जिसको सॉल्व करके 20:1 बनेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। हरी के केस में क्या आएगा? 40:2, ये भी 20:1 बनेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब क्योंकि दोनों ही जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है तो वॉल इक्वली स्ट्रॉन्ग होगी, नितिन को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से प्रॉपर वे में आपको आंसर देना है। एग्जाम्पल 4, इन माई स्कूल देयर आर 5 टीचर्स एंड 170 स्टूडेंट्स। द रेशियो ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट इन माई स्कूल इज 5:170। काउंट द नंबर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट इन योर स्कूल? राइट इट बिलो। तो यहाँ कह रहा है कि मेरे स्कूल के अंदर 5 टीचर है, 170 स्टूडेंट है। तो अगर टीचर टू स्टूडेंट का रेशियो हम निकालें तो क्या बनेगा? टीचर 5 है और स्टूडेंट 170 है, तो ये रेशियो बनेगा। अब इसी तरह से आपके स्कूल में कितने टीचर है और कितने स्टूडेंट है वो काउंट कर लो, फिर आप रेशियो बताओ टीचर टू स्टूडेंट का अपने स्कूल का। तो आपके स्कूल में जितने टीचर हैं उनकी वैल्यू यहाँ लिख दो, जितने स्टूडेंट उनकी वैल्यू यहाँ लिख दो, रेशियो बन जाएगा। इज द टीचर टू स्टूडेंट रेशियो इन योर स्कूल प्रोपोर्शनल टू द वन इन माई स्कूल? क्या टीचर टू स्टूडेंट का जो रेशियो है आपके स्कूल में वो मेरे स्कूल के प्रोपोर्शनल है? तो जब आप ये रेशियो बनाओगे तो वहाँ से चेक कर सकते हो। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे स्कूल में 10 टीचर्स हैं और 500 स्टूडेंट्स हैं, तो अब हमारे पास दो रेशियो है। तो एक रेशियो है हमारा 5:170, इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। तो ये दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल हैं, तो डिवाइड कर लो। 5 1 = 5, 5 3 = 15, 5 4 = 20। अब मेरे स्कूल का रेशियो है 10:500, इसको भी लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं। दोनों 10 से डिविजिबल हैं, 10 1 = 10 और यहाँ आ जाएगा 50। अब देख सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों ही रेशियो सेम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर टीचर टू स्टूडेंट का रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग नो होगा, बाकी आप अपने स्कूल के हिसाब से निकाल सकते हो। एग्जाम्पल 5, मेजर द विड्थ एंड हाइट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर ऑफ द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में जो ब्लैक बोर्ड है उसकी विड्थ और हाइट को सबसे पहले मेज़र कर लो। वैल्यू आपको सेंटीमीटर्स में मेज़र करनी है, मतलब बहुत एग्जैक्ट वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल मिलीमीटर्स वगैरह मेज़र कर रहे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेट जो सेंटीमीटर की वैल्यू है वो आपको ले लेनी है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द विड्थ टू हाइट ऑफ द ब्लैक बोर्ड? अब आपको विड्थ टू हाइट का रेशियो बताना है, तो यहाँ पर विड्थ लिखेंगे, यहाँ पर हाइट लिखेंगे। अब आपके स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड है उसका साइज़ क्या है वो तो आप जानते हो, या आपको मेज़र करना होगा। मैं एक वैल्यू जस्ट ले लेता हूँ एज एग्जाम्पल। अब जैसे एक ब्लैक बोर्ड है उसकी विड्थ है 300 सेंटीमीटर
और हाइट है 120 सेंटीमीटर, तो ये रेशियो बनेगा। कैन यू ड्रॉ अ रेक्टेंगल इन योर नोटबुक हुज विड्थ एंड हाइट आर प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द ब्लैक बोर्ड? क्या अपने नोटबुक में एक रेक्टेंगल बना सकते हो जिसकी विड्थ और हाइट प्रोपोर्शनल हो ब्लैक बोर्ड के रेशियो के? अब देखो, ब्लैक बोर्ड के जो विड्थ है वो 300 सेंटीमीटर है, हाइट 120 सेंटीमीटर है। इस लेंथ का रेक्टेंगल आप अपनी नोटबुक में नहीं बना सकते और छोटा बनाना पड़ेगा, तो इसी के प्रोपोर्शनल ही आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। तो कोई रेशियो हमको दिया हो, उसी के प्रोपोर्शनल दूसरा रेशियो चाहिए, तो सेम फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 1/10 से दोनों ही टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तब क्या होगा? मतलब 300 मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो यहाँ से आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। लेकिन 30 सेंटीमीटर विड्थ ये भी ज़्यादा है। जो नोटबुक की विड्थ है वो मैक्सिमम वही 20-21 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर इसको एक बार और 2 से डिवाइड कर दो तो 15 सेंटीमीटर, हाँ तब हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 1/10 से मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि 1/20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/20 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 2 1 जा 2, तो यहाँ आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसी तरह से ब्लैक बोर्ड की जो हाइट है उसको भी 1/20 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर से विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करना है, तभी हमको प्रोपोर्शनल वैल्यू मिलेगी। तो 0 0 चला गया, यहाँ से आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो क्या बना सकते हैं? इसका आंसर तो होगा यस, हाँ बना सकते हैं। तो ऐसे एक रेक्टेंगल बना देना जिसकी जो विड्थ है वो 15 सेंटीमीटर हो और हाइट 6 सेंटीमीटर हो। तो ये जो रेक्टेंगल होगा वो ब्लैक बोर्ड के प्रोपोर्शनल होगा। कंपेयर करो रेक्टेंगल को जो आपने बनाया है उससे जो आपके क्लासमेट्स ने बनाया है, क्या सभी सेम दिख रहे हैं? तो इसका आंसर होगा यस, सारे ही जो रेक्टेंगल्स हैं वो एक ही जैसे दिखेंगे, क्योंकि जो रेक्टेंगल बनाने को हमसे कहा है उसकी विड्थ और हाइट का जो रेशियो है वो ब्लैक बोर्ड के रेशियो के प्रोपोर्शनल है। और कोई भी चीज़ अगर प्रोपोर्शनल होती है तो वो दिखने में एक ही जैसी लगती है। हाँ, साइज़ कम ज़्यादा ज़रूर हो सकता है, लेकिन देखने में यानी उसका जो लुक है वो सेम होता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो टाइगर की इमेज हमने देखी थी, तो जिस इमेज में हाइट और विड्थ में सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया था, वो इमेजेस आपस में देखने में सेम लग रही थी। भले ही उनका साइज कम या ज़्यादा हो, लेकिन दिखने में वैसे ही थी। एग्जाम्पल 6, When नीलिमा वॉज 3 years old, her mother's age was 10 times her age. जब नीलिमा 3 years old थी, यानी जब उसकी एज 3 years थी, तो उसकी मदर की एज कितनी थी? उसकी एज का 10 टाइम्स, यानी 3 का 10 टाइम्स क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 30 years. वॉट इज द रेशियो ऑफ नीलिमाज एज टू हर मदर्स एज? तो आपको रेशियो बताना है नीलिमा की एज का टू हर मदर्स एज। तो नीलिमा की एज है 3 year, उसकी माँ की एज है 30 year, तो रेशियो आ गया 3:30। वॉट वुड बी द रेशियो ऑफ दियर एजेस व्हेन नीलिमा इज 12 years old? अब आपको ये बताना है कि क्या रेशियो होगा उनकी एजेस का जब नीलिमा 12 year old हो जाएगी, यानी 12 साल की हो जाएगी। तो अभी है 3 साल की, 12 साल की कब होगी? आफ्टर 9 years, 9 साल बाद। तो 3 + 9 हम कर दें तो 12 year नीलिमा की एज हो जाएगी। उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी 9 साल बाद? अभी 30 है, 9 साल बाद 39 हो जाएगी। तो नीलिमा की एज जब 12 years होगी, यानी आफ्टर 9 years, तो उसकी मदर की कितनी हो जाएगी? 30 + 9 दैट इज 39 years। अब इसका अभी आपको रेशियो बताना है। तो नीलिमा की है 12 और उसकी मदर की है 39, तो 12:39 ये रेशियो आ गया। वुड इट रिमेन द सेम? क्या ये सेम रहेगा? तो दोनों रेशियोज़ को हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। ये जो रेशियो है 3:30, आप देख सकते हो दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल हैं। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो रेशियो आ गया 1:10। अब इसी तरह से ये दूसरा वाला जो रेशियो है इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। तो इन दोनों का आपको HCF निकालना होगा। अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो HCF निकाल के कर सकते हो। यहाँ 12 लिख दिया, यहाँ 39 लिख दिया। दोनों ही नंबर आप देख सकते हो 3 से डिविजिबल है, 2 से ये तो डिविजिबल हो जाता है लेकिन ये नहीं है। तो ऐसा नंबर हम लेते हैं जो दोनों को डिवाइड कर दे। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 तो प्राइम है, मतलब फर्दर ये किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे दोनों ही नंबर। मतलब ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं जो 4 और 13 दोनों को डिवाइड कर दे। तो बस ये जो 3 मिला यही HCF है, तो 3 से डिवाइड कर लो तो ये रेशियो आ जाएगा 4:13। अब देख सकते हो ये जो रेशियो है और ये रेशियो, ये दोनों सेम नहीं है, तो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो यही बात यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में पूरा लिखा है। रेशियो ऑफ नीलिमाज एज टू हर मदर्स एज व्हेन नीलिमा इज 3 years old क्या हो जाएगा? 3:30, क्योंकि मदर की जो एज है वो 10 टाइम्स है नीलिमा की एज के। सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 1:10। इसी तरह से जब नीलिमा 12 years old होगी, यानी 9 साल बाद, तो उनकी एजेस का रेशियो क्या हो जाएगा? 12:39। यही मैंने आपको निकाल के दिखाया, क्योंकि 9 साल बाद उसकी माँ की एज हो जाएगी 39 years। सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 4:13। तो दोनों रेशियोज यहाँ पर देख सकते हो सेम नहीं है।
अब यहां पर एक स्टेटमेंट आपको दिया है, इसको ध्यान से समझना। व्हेन वी ऐड और सब्सट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम द टर्म्स ऑफ अ रेशियो, द रेशियो चेंजेस एंड इज नॉट नेसेसरीली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल रेशियो। जब किसी रेशियो के टर्म्स में सेम नंबर ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने यहाँ पर देखा, पहले रेशियो था 3:30, बाद में हो गया 12:39। कैसे चेंज हुआ? हमने ऐड किया। इसी तरह से अगर सब्सट्रैक्ट भी करें तो रेशियो चेंज होगा। वो जो नया वाला रेशियो है वो ज़रूरी नहीं कि ओरिजिनल वाले रेशियो के प्रोपोर्शनल हो। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, हमने सेम नंबर ही ऐड किया था, दोनों में 9 ही ऐड किया था, लेकिन नया वाला जो रेशियो है वो पुराने वाले रेशियो के प्रोपोर्शनल नहीं है। तो यहाँ से ये बात हमको सीखने को मिलती है कि अगर कोई रेशियो दिया है, उसके टर्म्स में सेम नंबर ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें तो नया रेशियो ज़रूरी नहीं कि वो सेम हो। क्या आपको लगेगा यार सेम नंबर ही तो ऐड कर रहे हैं, सेम नंबर ही सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए? ऐसा ज़रूरी नहीं है, और मोस्ट अदर केस में सेम नहीं होता। एग्जाम्पल 7, फिल इन द मिसिंग नंबर्स फॉर द फॉलोइंग रेशियोज दैट आर प्रोपोर्शनल टू 14:21। तो यहाँ जो मिसिंग नंबर्स हैं उसको आपको फिल करना है इस तरह से कि जो रेशियो बने वो इसी गिवन रेशियो के प्रोपोर्शनल हो। कैसे करेंगे? आपको यहाँ नीचे दिया है। पहले रेशियो की बात कर ले तो यहाँ पर हमको पहला टर्म नहीं पता, यानी यहाँ पर क्या आएगा ये नंबर हमको नहीं पता, बट द सेकेंड टर्म इज 42। दूसरा टर्म 42 ये हमको पता है, और ये 2 टाइम्स है सेकेंड वाले टर्म के जो रेशियो हमको दिया है 14:21। यानी यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है उसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 42 मिलेगा, मतलब इस रेशियो का जो सेकेंड टर्म है वो मिलेगा। अब क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शनल है इसीलिए जो फर्स्ट टर्म है वो भी 2 टाइम्स होना चाहिए 14 का, यानी फर्स्ट टर्म का। यानी ये जो 14 है इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 28, यानी यहाँ पर आना चाहिए 28। क्योंकि दोनों रेशियोज हमसे कह रहा है कि प्रोपोर्शनल है तो एक टर्म में जो चीज़ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही सेम चीज़ दूसरे टर्म में भी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो हमने ये देखा कि सेकेंड टर्म में 2 मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट टर्म में भी 2 ही मल्टीप्लाई होगा, तो 14 2 28 आ गया। हैज़ द प्रोपोर्शनल रेशियो इज 28:42। फॉर द सेकेंड रेशियो द फर्स्ट टर्म इज 6। अब इसी तरह से जो सेकेंड रेशियो है उसमें आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म दिया है दैट इज 6, और जो रेशियो हमको दिया है वहाँ पर फर्स्ट टर्म है 14। तो हमको ये पता करना होगा कि यार ये जो 14 है वो 6 कैसे बना, क्या चीज़ हम मल्टीप्लाई कर दे 14 में कि 6 आ जाए। क्योंकि जब हमको ये पता चल जाएगा तो वही सेम चीज़ 21 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको सेकेंड वाला टर्म मिल जाएगा। व्हाट फैक्टर शुड बी मल्टीप्लाई 14 टू गेट 6। तो ये बात कह रहा है कि 14 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 6 आ जाए, क्या वो कोई इंटीजर होगा या कोई फ्रैक्शन होगा। तो इसको हम इस तरह से मॉडल कर सकते हैं। ये चीज़ तो मैंने आपको करके भी बताई है कि देखो हमको एक रेशियो दिया है 14:21, इसी के प्रोपोर्शनल हमको एक रेशियो चाहिए, उसका फर्स्ट टर्म हमको दिया है 6। तो 14 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 6 आ जाए। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 14 मल्टीप्लाई बाई क्या कर दें कि 6 आ जाए। कैसे बताया था मैंने, ये 14 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो जो वैल्यू हमको चाहिए वो क्या हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 14। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, तो आ जाएगा 3/7। यानी 14 में 3/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमको मिलेगा। इसी चीज़ को यहाँ पर ऐसे दिखाया है, जो बॉक्स मैंने लिया ना उसकी जगह एक लेटर नंबर यूज़ कर लिया कि 14 मल्टीप्लाई बाई वाई की वैल्यू हमको निकालनी है। यानी 14 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 6 आ जाए। तो 14 मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल 6, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/7। यही मैंने यहाँ पर भी निकाला। तो हमको 21 मल्टीप्लाई करना होगा सेकेंड टर्म में भी, मतलब 14 में हमने 3/7 मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, तो सेकेंड वाले टर्म में भी हम 3/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है वो हमको मिल जाएगा। तो 21 मल्टीप्लाई बाई 3/7, 7 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा 9। तो रेशियो बन गया हमारा 6:9। अब इसी तरह से थर्ड वाला बताओ। तो गिवन रेशियो है 14:21, ये प्रोपोर्शनल है। थर्ड वाला जो रेशियो उसका पहला टर्म हमको दिया है, दूसरा टर्म नहीं दिया। तो हम पहले ये देखेंगे कि फर्स्ट टर्म में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि इस रेशियो का फर्स्ट टर्म मिल जाए। तो आप जानते हो 14 को अगर हम 7 से डिवाइड कर लें तो 2 आएगा, यानी 7 2 ज़ा 14 होता है। यानी यहाँ पर 14 को हम 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि 14y इक्वल अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी 2/14 विच इज़ 1/7। तो अब सेकेंड टर्म चाहिए, तो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है उसमें भी हम 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो थर्ड वाला रेशियो क्या होगा 2:3। ये आंसर हो गया। मतलब जस्ट हमको यहाँ पर क्या करना है, एक रेशियो तो हमको पूरा दिया हुआ है, यानी उसके दोनों टर्म दिए हैं, बाकी जो रेशियोज़ हैं उसमें कोई एक टर्म दिया है, तो जो वाला टर्म दिया है उसको गिवन वाले से कंपेयर कर लेंगे और ये देख लेंगे
कि क्या चीज़ मल्टीप्लाई करके गिवन टर्म हमको मिला है वही सेम चीज़ हम दूसरे टर्म में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको दूसरा टर्म मिल जाएगा दूसरे रेशियो का। फिल्टर कॉफ़ी इज़ अ बेवरेज मेड बाय मिक्सिंग कॉफ़ी डिकॉक्शन विद मिल्क। फिल्टर कॉफ़ी एक बेवरेज, एक तरह का ड्रिंक है जिसको बनाने के लिए कॉफ़ी डिकॉक्शन मतलब लिक्विड फॉर्म में जो कॉफ़ी आती है उसको मिल्क के साथ मिक्स किया जाता है। मंजूनाथ आमतौर से 15 ml कॉफ़ी डिकॉक्शन को 35 ml मिल्क के साथ मिक्स करके 1 कप फिल्टर कॉफ़ी बनाता है अपनी कॉफ़ी शॉप पे। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो रेशियो है कॉफ़ी डिकॉक्शन टू मिल्क वो क्या होगा 15:35, क्योंकि कॉफ़ी डिकॉक्शन ले रहा है 15 ml, मिल्क ले रहा है 35 ml, तो रेशियो क्या हो जाएगा 15:35। अब अगर कस्टमर्स को स्ट्रॉन्गर फिल्टर कॉफ़ी चाहिए होती है तो मंजूनाथ मिक्स करता है 20 ml ऑफ डिकॉक्शन विथ 30 ml ऑफ मिल्क। तो इस केस में रेशियो क्या बन जाएगा 20:30, क्योंकि 20 ml डिकॉक्शन है और 30 ml मिल्क है। वाई इज दिस कॉफ़ी स्ट्रॉन्गर? अब ये कॉफ़ी स्ट्रॉन्गर क्यों है आपको रीज़न बताना है। तो पहले आप ये समझो ये स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का मतलब क्या है। देखो, ऐसी कॉफ़ी जहाँ पर कॉफ़ी का फ्लेवर ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होगी। तो फिल्टर कॉफ़ी कैसे बननी है, कॉफ़ी डिकॉक्शन को हम मिल्क के साथ मिक्स कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बने मतलब कॉफ़ी का फ्लेवर ज़्यादा है तो क्या करना होगा, एक काम ये कर सकते हैं कॉफ़ी के अमाउंट को बढ़ा दो और ज़्यादा कॉफ़ी का यूज़ करो तो उसका फ्लेवर ज़्यादा फील होगा, यानी उस केस में जो फिल्टर कॉफ़ी है वो स्ट्रॉन्गर होगी। दूसरा ये काम किया जा सकता है कि जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी को कम कर दो। भाई अगर मिल्क कम हो जाएगा तो कॉफ़ी का फ्लेवर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एक चीज़ को आपने कम कर दिया तो दूसरा वाला ज़्यादा इफेक्ट शो कर पाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखो, वैसे तो वो 15 ml कॉफ़ी डिकॉक्शन लेता है लेकिन स्ट्रॉन्गर कॉफ़ी के केस में वो 20 ml ले रहा है, मतलब कॉफ़ी डिकॉक्शन के अमाउंट को बढ़ा दे रहा है, 15 से 20 कर दे रहा है। दूसरी चीज़ आप ये देखो कि वैसे तो वो 35 ml मिल्क का यूज़ करता है लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाने के लिए वो मिल्क के अमाउंट को कम कर दे रहा है, 35 से 30 कर दे रहा है। तो कॉफ़ी का अमाउंट बढ़ गया, मिल्क का अमाउंट कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है जो फिल्टर कॉफ़ी है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये तो एक तरीका हो गया जनरल। इसको हम रेशियो से भी कर सकते हैं कि जो जनरल कॉफ़ी है उसमें कॉफ़ी डिकॉक्शन और मिल्क का रेशियो क्या है 15:35। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएँ तो देख सकते हो 15 और 35 ये दोनों ही 5 से डिविजिबल है। 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35। स्ट्रॉन्गर कॉफ़ी की हम बात कर लें तो वहाँ पर क्या हो रहा है वो 20:30 ले रहा है। उस केस में रेशियो क्या बनना है 20 और 30 को 10 से डिवाइड करो आ जाएगा 2:3। अब जनरली आप देख सकते हो जितना वो कॉफ़ी ले रहा है उसके डबल से थोड़ा ज़्यादा वो मिल्क ले रहा है। स्ट्रॉन्गर कॉफ़ी के केस में जितना वो कॉफ़ी ले रहा है उसके डबल से कम वो मिल्क ले रहा है। 2 का डबल होता है 4, 4 से कम ले रहा है, मतलब उतने ही कॉफ़ी के रिस्पेक्ट में देखें तो स्ट्रॉन्गर कॉफ़ी के केस में मिल्क कम यूज़ कर रहा है जनरल से कम, तो कॉफ़ी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। एंड व्हेन दे वांट लाइटर फिल्टर कॉफ़ी ही मिक्सेस 10 ml ऑफ कॉफ़ी एंड 40 ml ऑफ मिल्क मेकिंग द रेशियो 10:40। और जब कस्टमर को लाइटर फिल्टर कॉफ़ी चाहिए होती है यानी जिसके अंदर कॉफ़ी का जो फ्लेवर है वो कम आए तो वो क्या करेगा, इसी का उल्टा जो स्ट्रॉन्गर वाले केस में हमने देखा कि भैया कॉफ़ी के अमाउंट को या तो कम कर दो या आप ऐसा कर सकते हो मिल्क ज़्यादा कर दो। तो जनरल रेशियो क्या है 15:35। यहाँ देख सकते हो जो कॉफ़ी है वैसे तो 15 यूज़ करता है, यहाँ पर 10 यूज़ कर रहा है। मिल्क वैसे 35 यूज़ करता है, यहाँ पर 40। तो कॉफ़ी के अमाउंट को कम कर रहा है 15 से 10, मिल्क के अमाउंट को बढ़ा दे रहा है, तो जो कॉफ़ी है वो लाइटर हो जाएगी। रेशियो से भी देख सकते हो ऊपर जैसे अभी हमने निकाला, इसी तरह से अगर आप लाइटर के केस में रेशियो की बात कर लें तो 10:40 है। 10 और 40 दोनों 10 से डिवाइड हो जाएगा तो रेशियो क्या बन जाएगा 1:4। तो यहाँ पर देख सकते हो जितना वो कॉफ़ी यूज़ कर रहा है उसका 4 टाइम्स मिल्क का यूज़ कर रहा है, जबकि जनरली वो क्या कर रहा है जितना कॉफ़ी यूज़ कर रहा है उसके डबल से थोड़ा सा ज़्यादा, 4 टाइम्स नहीं है, 3 का 4 टाइम्स तो 12 होता है, तो मिल्क उतना नहीं ले रहा है, उससे कम ही ले रहा है। लाइटर के केस में मिल्क काफ़ी ज़्यादा ले रहा है। तो इस तरह से भी हम कंपेयर कर सकते हैं रेशियो से कि अगर कॉफ़ी के अमाउंट को फिक्स कर दें तो जस्ट हम मिल्क की क्वांटिटी को कंपेयर कर लेंगे कि जिसमें मिल्क कम होगा वो स्ट्रॉन्गर कॉफ़ी होगी और अगर मिल्क को ज़्यादा कर दिया जाए तो लाइटर कॉफ़ी बनेगी। वाई इज़ दिस कॉफ़ी लाइटर, तो मैंने आपको रीज़न बता दिया। इसको आप इमेज से भी विजुअलाइज कर सकते हो कि जनरली वो इस तरह की कॉफ़ी बनाता है। जब किसी कस्टमर को लाइटर कॉफ़ी चाहिए होती है तो वो इस तरह से बनाता है, मतलब ये लाइटर वाला केस है। देख सकते हो कॉफ़ी के अमाउंट कम है, मिल्क के अमाउंट को ज़्यादा कर दिया तो कॉफ़ी का फ्लेवर कम फील होगा, लाइटर हो जाएगी कॉफ़ी। वहीं ये थर्ड वाला देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर कॉफ़ी है, क्योंकि जनरल वाले से कंपेयर करें तो कॉफ़ी का अमाउंट ज़्यादा है, मिल्क की क्वांटिटी कम है, मिल्क कम हो गया कॉफ़ी ज़्यादा हो गई तो कॉफ़ी का फ्लेवर ज़्यादा आएगा, मतलब कॉफ़ी स्ट्रॉन्गर बन गई।
द फॉलोइंग टेबल शोज द डिफरेंट रेशियोज इन विच मंजूनाथ मिक्सेस कॉफी डिकॉक्शन विद मिल्क। अब यहाँ पर एक टेबल दिया है, इसमें अलग अलग कॉफ़ी डिकॉक्शन और मिल्क का रेशियो दिया है, यानी कितना कॉफ़ी डिकॉक्शन ले रहा है, कितना मिल्क ले रहा है, ये अलग अलग केस आपको दिया है। राइट इन द लास्ट कॉलम इफ द कॉफ़ी इज स्ट्रॉन्गर और लाइटर देन द रेगुलर कॉफ़ी। अब लास्ट कॉलम में आपको ये लिख के बताना है कि जो कॉफ़ी है वो स्ट्रॉन्गर होगी या लाइटर होगी रेगुलर कॉफ़ी से। रेगुलर कॉफ़ी का हमने रेशियो देखा कि वो है 15:35। इसी को सिंप्लीफाई करके हमने लिखा था 3:7, यानी ये कॉफ़ी है और ये मिल्क है, तो कॉफ़ी के डबल से थोड़ा ज़्यादा मिल्क की क्वांटिटी है, यानी 3 × 6 + 1। अब इसी का यूज़ करके यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे। तो कॉफ़ी अगर 300 ली जाए, मिल्क अगर 600 लिया जाए, तो आप यहाँ देख सकते हो कॉफ़ी का डबल अमाउंट है। ये जनरल वाले में जो मिल्क का अमाउंट है वो कॉफ़ी के डबल से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर मिल्क कम यूज़ हो रहा है। इसका आप रेशियो भी बना सकते हो, 300:600 क्या होगा, 3:6। तो जनरल वाले से कंपेयर करें तो कॉफ़ी का अमाउंट वही है, मिल्क का अमाउंट कम हो गया, तो कम मिल्क यूज़ करोगे तो कॉफ़ी कैसी बनेगी, स्ट्रॉन्गर बनेगी। तो यहाँ आ जाएगा स्ट्रॉन्ग। सेकेंड वाला केस देखो, यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 500 है। तो पहले इसका रेशियो हम निकाल लेते हैं, 150:500। यहाँ से 0 और 0 चला जाएगा, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 10 = 50, तो ये आ जाएगा 3:10। अब इसको जनरल वाले से कंपेयर करो तो भैया कॉफ़ी का अमाउंट तो उतना है, लेकिन यहाँ पर मिल्क ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा मिल्क कर दोगे तो कॉफ़ी लाइटर बनेगी, तो लाइट आ गया। अब थर्ड वाले केस में देखो 200 और यहाँ पर 400, तो यहाँ पर देख सकते हो कॉफ़ी के अमाउंट का डबल मिल्क का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जनरल कॉफ़ी बनाने के लिए डबल से थोड़ा ज़्यादा मिल्क यूज़ करना पड़ेगा, मतलब मिल्क आप कम ले रहे हो, जो कॉफ़ी है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, तो यहाँ आ जाएगा स्ट्रॉन्ग। इसको फर्स्ट वाले से कंपेयर भी कर सकते हो कि यहाँ भी तो ऐसा हो रहा है, जितना कॉफ़ी ले रहा है उसका डबल मिल्क ले रहा है, यहाँ भी जितना कॉफ़ी ले रहा है उसका डबल मिल्क ले रहा है, तो यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग बना तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि दोनों का जो रेशियो वो तो सेम है। यानी यहाँ पर भी रेशियो आएगा 1:2 और यहाँ भी आ रहा है 1:2, तो एक में अगर स्ट्रॉन्ग है तो दूसरे में भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब अगर कॉफ़ी 24 ml ली जाए और मिल्क 56, तब क्या होगा, तो 24:56। अगर दोनों को 8 से डिवाइड कर लें तो 8 × 3 = 24 और 8 × 7 = 56। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेगुलर वाला रेशियो है वो है 3:7, यहाँ भी 3:7 आ रहा है, मतलब ये जो कॉफ़ी है वो रेगुलर वाली है। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ले आए तो वही रेशियो हमको मिला, तो सेम रेशियो है, मतलब ये क्या होगा, रेगुलर होगा। अब लास्ट वाला देखो, ये 100 है और ये 300 है, तो 100:300, 2 zeros यहाँ चला गया, 2 0 यहाँ से चला गया, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3। रेगुलर वाले से अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पर कॉफ़ी है 3, यहाँ पर 1 है, तो एक काम करते हैं, इस रेशियो में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 3:3, 3 = 9। तो अब कंपेयर करना आसान है कि भाई दोनों केस में कॉफ़ी का अमाउंट तो वही है 3, लेकिन यहाँ पर मिल्क का अमाउंट ज़्यादा है, रेगुलर वाले में 7 है, यहाँ पर 9 है, तो ज़्यादा मिल्क डाल दोगे तो क्या होगा, कॉफ़ी लाइटर बनेगी, तो ये आ जाएगा लाइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। हमने रेगुलर वाले का रेशियो निकाला, आया 3:7, यानी जितना हम कॉफ़ी ले रहे हैं उसके डबल से थोड़ा ज़्यादा मिल्क ले रहे हैं। अगर मिल्क की क्वांटिटी कम हो जाएगी किसी रेशियो में तो कॉफ़ी स्ट्रॉन्गर होगी, और अगर मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो कॉफ़ी लाइटर हो जाएगी। फर्स्ट वाले केस में देखा कि कॉफ़ी का डबल अमाउंट मिल्क है, लेकिन रेगुलर में तो मिल्क डबल से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब यहाँ पर रेगुलर के कंपैरिजन में जो मिल्क है वो कम है, मिल्क कम होगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कॉफ़ी। यही चीज़ हमको थर्ड वाले में मिली। सेकंड वाले केस में जस्ट हमने रेशियो निकाल के देख लिया, तो आया 3:10, तो यहाँ देख सकते हो मिल्क का अमाउंट ज़्यादा है रेगुलर वाले से, तो मिल्क ज़्यादा मतलब लाइटर। इसी तरह फोर्थ वाले को कंपेयर किया तो रेशियो सेम आ गया। लास्ट वाले में देख सकते हो मिल्क का जो अमाउंट है वो कॉफ़ी का 3 टाइम्स है, मतलब मिल्क ज़्यादा डाल रहे हो, डबल से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ तो 3 टाइम्स हो जा रहा है, तो कॉफ़ी लाइटर होगी। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैं एक नया चैनल भी बना रहा हूँ स्पेशली फॉर क्लास 8, जैसे ही बन जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।